गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आपको अगर वीडियो में दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको लेक्चर 1 है, 2 है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिलेगा। लेक्चर 1 है, क्लास 10th का फिजिक्स आज स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये शुरू हुआ है आपका प्रकाश। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश में 3 चैप्टर चलेगा, मतलब लाइट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस लाइट में 3 चैप्टर होगा। उस लाइट में 3 चैप्टर होगा। एक है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन और तीसरा है ह्यूमन आई। मतलब पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र। और उसमें एक और चीज़ है रंग बिरंगी दुनिया। तो मानव नेत्र, अगर आपकी आंखें ठीक है तो रंग बिरंगी दुनिया दिखती ही है, उसमें कोई कमेंट नहीं है। तो क्लास है आपका प्रकाश चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो आज ये पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात, हम लोगों को वर्ड समझना है प्रकाश ये है क्या। सबसे पहले हम लोगों को वर्ड समझना है प्रकाश ये है क्या। तब हम लोग जब प्रकाश समझ जाएंगे तब हम लोग ये समझेंगे उसका परावर्तन हो रहा है, उसका अपवर्तन हो रहा है या उसका अवशोषण हो रहा है। तो लाइट के द्वारा ये 3 इफेक्ट है। एक है आपका रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। लाइट का एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इसकी बात करने में भी बहुत समय है, वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा। लेकिन तत्काल आप 10th स्टैंडर्ड में इतना ध्यान में रखेंगे कि लाइट के पास 3 फिनोमेना है। सबसे पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का, मतलब परावर्तन का, दूसरा है अपवर्तन का और तीसरा है मानव नेत्र, मतलब एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का। ये 3 प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? प्रकाश का। तो इस 3 प्रॉपर्टी को इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये लाइट क्या है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में पर डे हम लोग ये देखते हैं कि लाइट आ कहाँ से रही है। तो लाइट कहाँ से आती है? सूर्य से। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो सौर मंडल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बचपन में ये पढ़े थे कि सौर मंडल में हमारा जो सौर परिवार है, सौर जो परिवार है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि मेरे हर लेक्चर का हर लाइन आपके कॉपी में होना चाहिए प्लीज। सौर परिवार, इसमें कौन है? सबसे पहले इसमें सूर्य है। इसका हम लोग इसे हेड कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सौरमंडल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सूर्य है। इसके बगल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहला है आपको यहाँ पे बुध है, उसके बाद आपके पास शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति है, उसके बाद 2 2 4 5 बृहस्पति है, उसके बाद आपका शनि है, उसके बाद ये आपका अरुण है और वरुण है, जिसको हम लोग यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। ये आपका यूरेनस है और इसके बाद जो होगा वो होगा नेपच्यून। इसके बाद नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। ये 8 ग्रह हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? सूर्य। लेकिन हम लोग जो अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इस दोनों के बारे में। ये दोनों कौन कौन? एक आपका पृथ्वी है और एक आपका सूर्य है। इस दोनों के बारे में आप स्टडी करेंगे। एक होगा सूर्य और एक होगा पृथ्वी। ये दोनों मेन चीज है। तो हम लोग ये जानेंगे इस दोनों का स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे आप। सबसे पहले इसको जरा सा हम लोग जूम करते हैं। जूम ये करते हैं, इस कोने में हमने क्या किया? बनाया सूर्य। यहाँ पे इस कोने में सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है। हम उम्मीद करेंगे कि हम जितना भी लाइन बोलेंगे वो सभी लाइन आपके कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य पे चलिए, सबसे पहले सूर्य पे। तो जब हम लोग सूर्य पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस सूर्य का जो व्यास होता है, सूर्य का व्यास वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक होता है। 109 गुना अधिक होता है। फिर समझिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक होता है। पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी अब जरा पृथ्वी पर आइए। पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। समझिएगा अच्छे से, 6400 किलोमीटर।
त्रिज्या को व्यास कैसे बनाते हैं? व्यास बनाते हैं उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो इसका जो व्यास होगा वो क्या क्या करेंगे आप, इसमें 2 से गुना करेंगे। लाइन टू लाइन समझिएगा आप, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 12 00 किलोमीटर, इतना हो गया। ये पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, मीटर नहीं 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,800 किलोमीटर, नंबर 2। नंबर 3, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक होता है। मतलब यदि हम लोग पृथ्वी के व्यास में 109 से गुना कर दें, 109 से गुना कर दें तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा सूर्य का व्यास। अगर आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 13,90,000, वैसे 95,000 आता है तो हम लोग एक जनरल उसको 90,000 लिखते हैं। 13 लाख, ये एक लगभग वैल्यू, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें शायद जहां तक हमें याद है तो ये कुछ 95,000 आता है, तो हम लोग उसको 90,000, 13,90,000 किलोमीटर होता है। किसका किसका व्यास है? सूर्य का। ये किसका व्यास हुआ? सूर्य का। सबसे पहली बात, सूर्य का व्यास कितना? 13,90,000 किलोमीटर, नंबर 2। नंबर 3 बात, ये जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान, किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10 के पावर 24 kg। सूर्य ये पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुना 10 के पावर 24 kg, 6 गुना 10 के पावर 24 kg। और ये जो सूर्य है इसका द्रव्यमान होता है, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 के पावर -31 kg। उसको जरा सा इसको रिलेट करके आप याद रखिए, उसको उलटते हैं। देखिए, तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, सूर्य का द्रव्यमान 9.1 को उलट दीजिए तो कितना हो गया? 1.9, 10 के पावर -31, वहाँ उल्टा का मतलब वहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो लगभग 10 के पावर, वहाँ 31 लेकिन यहाँ होता है 30, 10 के पावर 30 kg। 2 चीज़ बताए, दोनों का व्यास कितना है, दोनों का व्यास कितना है और दोनों का द्रव्यमान कितना है। ये 2 आंसर आपके पास है। अगला स्टार, लाइन टू लाइन समझेंगे आप। अगला स्टार, ये जो सूर्य है, पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, फिर समझिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये है 15 करोड़ किलोमीटर। क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, उसके बाद तो ये है आपका 15 करोड़ किलोमीटर। और किसी भी 2 ग्रह या जो आकाशीय दूरी है, जिसे हम लोग दूरी को मीटर में, किलोमीटर में ऐसे मापते हैं, तो अगर कोई लंबा सा दूरी होता है 2 गैलेक्सी के बीच में, 2 आकाशीय पिंड के बीच में, तो उस बड़े दूरी को मापने के लिए, बड़े दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रकाश वर्ष या पारसेक। प्रकाश वर्ष या पारसेक। अगर बड़े दूरी को मापनी हो तो आप क्या यूज करेंगे? या तो प्रकाश वर्ष या तो पारसेक। इसका मतलब आपको एक बात समझनी है कि प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्या बोले? प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, ये जो सूर्य है इसको बोलते हैं सूर्य का सतह। ये देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सूर्य का सतह। प्लीज सर, हम जितना लाइन बोलते हैं हर एक लाइन सुनिए और अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम बोलते चलेंगे और आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो ये क्या है? आपका सूर्य है। सूर्य का ये सतह है, इसका क्या नाम है? सतह। और ये है सूर्य का केंद्र, इसका नाम क्या है? ये है सूर्य का केंद्र। आप देखेंगे उसी केंद्र को नाभिक भी बोलते हैं। तो ये है सतह। सूर्य के सतह का तापमान वैसे होता है 5775 डिग्री सेल्सियस, 5775 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग इसको राउंड फिगर में लिखते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस।
6000। क्या बोले? सूरज का तापमान नहीं है, आप क्वेश्चन को समझिए। सूरज के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले? सूरज के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो ये सूरज का जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, इस केंद्र का तापमान, यहां इसका तापमान है जितना इसका दूरी है। दूरी कितना है? 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ते हैं इसको? डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस। ये जो डिग्री सेल्सियस है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कोई वस्तु अधिक गर्म है, कोई वस्तु अधिक ठंडा है। तो ये गर्म और ठंडा जो है, ये किसी वस्तु के टेम्परेचर, मतलब उसके ताप के कारण से होता है। जिस वस्तु का टेम्परेचर अधिक होता है वो वस्तु अधिक गर्म होता है, जिस वस्तु का टेम्परेचर कम होता है वो वस्तु कम गर्म होता है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर का मात्रक है, तापमान का मात्रक है। इसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस। ये 0 का मतलब डिग्री, C का मतलब सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है? तापमान का। तापमान का ये कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। क्या बोले? डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा मात्रक है? डिग्री सेल्सियस तापमान का कैसा मात्रक है? सीजीएस। और एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक होता है आपका केल्विन। कौन होता है? केल्विन। और इस केल्विन को हम लोग डिनोट करेंगे आज के बाद कैपिटल के से। क्या बोले? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और इसका सीजीएस मात्रक कौन होता है? सीजीएस मात्रक कौन हो गया? डिग्री। इसको हम पूरा लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं इस रूप में, डिग्री सेल्सियस। ओके। जो इसका अन्य मात्रक होता है, एक अन्य मात्रक है जिसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री एफ का मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो डिग्री सेल्सियस वो किसका मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस, अन्य मात्रक में कौन हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट किसका मात्रक है? तापमान का, टेम्परेचर का। डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है? टेम्परेचर का। केल्विन किसका मात्रक है? टेम्परेचर का। तो केल्विन कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। ओके। जैसे बॉडी का, जैसे कभी आपके यहाँ डॉक्टर साहब आए और वो बोले कि आपको 98 डिग्री बुखार है, तो वो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मानव शरीर का तापमान किसके द्वारा, किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए में डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में केल्विन, ऑप्शन डी में फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी में रोमर। तो किस में मापते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप जो बोलते हैं कि हमको 104 डिग्री बुखार है, वो 104 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो हमारे शरीर का तापमान किस में? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सेम टू सेम जो ये सूर्य है, सूर्य का जो कोण का तापमान है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ओके। नेक्स्ट, अगला स्टार देखेंगे आप। अब आपको ये समझना है कि सूर्य के अंदर में, वैसे सूर्य के अंदर में ढेर सारे गैसेस हैं, लेकिन इसमें 2 गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सूर्य है वो गैस का एक गोला है, ये गैस का बना हुआ है। सूर्य किसका बना हुआ है? सूर्य गैस का एक गर्म गोला है, ये गैस के द्वारा बनाया गया है। और ऐसा फिजिक्स ऐसा मानता है कि सूर्य का जो एज है वो लगभग 4.7 अरब वर्ष है। लेकिन 4.7 देखिए ना, 4.7 अरब वर्ष है। हम लोग इसको राउंड फिगर में 5 अरब वर्ष आप याद रखेंगे। 5 अरब वर्ष। बताइए सूर्य की आयु कितनी है अभी? 5 अरब वर्ष। सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। और ऐसा माना जा रहा है, फिजिक्स ऐसा बहुत जगह लिखता है, फिजिक्स का कहना है कि सूर्य अभी अपने जवानी पे है, मतलब अपनी आधी आयु को जी चुका है, ऐसा फिजिक्स माना जाता है। लेकिन ये सभी बात पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 अरब वर्ष सूर्य पुराना है। तो सूर्य का उम्र कितना हो गया? 5 अरब वर्ष अभी तक में हो गया। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि सूर्य जो है वो क्या है? अगला स्टार है कि सूर्य गैस का गोला है। गैस का गोला है। सूर्य क्या है? गैस का गोला है। अब कौन कौन गैस है? तो सूर्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, कि सूर्य में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन गैस। सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है हीलियम गैस।
हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस बोले हैं तो क्या लिखे? H2। अगर गैस कभी कभी दिखाना हो तो केमिस्ट्री में हम लोग गैस कैसे दिखाते हैं? ऊपर तीर से। अवक्षेप कैसे दिखाते हैं? प्रेसिपिटेशन कैसे दिखाते हैं? नीचे तीर से। मैथ में ऊपर तीर का मतलब इंक्रीजिंग और नीचे तीर का मतलब डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H2 क्या है? गैस है। तो सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन गैस, और ये है 74%। कितना है ये? 74%। हाइड्रोजन गैस कितना है? 74%। हीलियम जो गैस है ये है आपका 24%। आप एक बार जोड़ो, कितना हो गया? 4 4 8 7 2 9, 98%। कोई भी चीज दुनिया में कितना होता है? 100%, मतलब 100, उससे अधिक नहीं होता। तो बच गया कितना? 2%। अब जो अन्य गैस है, अन्य गैस का मतलब उसमें मीथेन भी है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन है, उसमें नाइट्रोजन है। तो ये जो बाकी जो गैस बच गया, बाकी जो गैस बच गया वो बाकी जो गैस है, बाकी गैस में कौन कौन है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो वगैरह वगैरह जो गैस है वो सभी कितना परसेंट हो गया? 2%। और इसका मतलब ये तीनों सूर्य का अवयव है, ये तीनों सूर्य का अवयव है रियल में। तो अभी गौर करेंगे, जितना कुछ हम बताए हैं वो सभी के सभी गैस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो बाकी नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, तो ये सभी के सभी गैस हैं। तो ये सभी, इसका मतलब सूर्य जो है वो गैस का गोला है, इसलिए आपने ऐसा बोला। तो उसके बाद हम लोग को ये जानना है कि इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है, सूर्य का टेम्परेचर, आप ये बात जान चुके हैं कि सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है। और सबसे मेन अवयव कौन है सूर्य में? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। मतलब ये जो आपका सूर्य है उसमें एक खजाना है, किसका? हाइड्रोजन का। इसमें हाइड्रोजन का भंडार है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। आप इस लाइन को समझिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये समस्थानिक क्या होता है? इस चीज को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, हम अभी बता देते हैं। समस्थानिक का मतलब जिसके परमाणु संख्या समान, या जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग। फिर समझिए, समस्थानिक का मतलब जिसके परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। दूसरा, समभारिक, जिसके परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान बराबर। समभारिक, समभारिक मतलब सम मतलब समान और उसका कौन चीज? भार समान। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, 3 समस्थानिक है। सबसे पहला है 1H1, 1H1। और एक बात समझिएगा, यही एक ऐसा हाइड्रोजन का भाई है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। यही एक हाइड्रोजन 1H1, अभी जिसका नाम लिखेंगे, यही एक ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी और दूसरा दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो। आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। और इसका नाम है प्रोटियम। इसका क्या नाम है? प्रोटियम। इसका क्या नाम है? प्रोटियम। और इसी को हम लोग प्रोटॉन के रूप में भी जानते हैं। ये जो प्रोटियम है इसी को हम लोग प्रोटॉन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कहीं आप जब आगे बढ़ोगे, आपका जब केमिस्ट्री शुरू होगा, उसमें जब अम्ल क्षार लवण शुरू होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे H+, वहां हम लोग यूज करेंगे H+, और वहां बोलेंगे इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, और ये बोलेंगे हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के समान होता है। डिस्कस करेंगे वहां पे, बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है वो सब समय। तो ये क्या कौन हो गया? प्रोटियम। दूसरा है, इसको बोलते 1H2, 1H2, और इसका नाम है ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का पहला लेटर क्या है? D, इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला है D2O, D2O। ये जो आपका ड्यूटेरियम है इसका नाम क्या हो गया? D2O। D2O का नाम है भारी जल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल, हैवी वाटर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चैप्टर है फिजिक्स में ऊर्जा, जब वहां आपको लेके चलेंगे तो ये बेचारा बहुत अहम रोल निभाता है। जब नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का मशीन है, जैसे हम लोग के गांव में आटा चक्की मशीन होता है, उसी प्रकार ये एक मशीन है जो नाभिक को तोड़ता है।
आटा चक्की मशीन गेहूं को चावल को तोड़ता है और ये नाभिक को तोड़ता है, तो लाइक आटा चक्की। तो ये जो आपका आटा चक्की है, उस आटा चक्की में भारी जल यूज करते हैं मंदक के रूप में। अभी तो याद नहीं रहेगा लेकिन समय आ रहा है, बहुत ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है, या भारी जल का उपयोग इनमें से किस में होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस D2O का नाम क्या है, भारी जल। और जो तीसरा समस्थानिक है उसका नाम है 1H3। क्या नाम है, 1H3। और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। इसका नाम है ट्राइटियम। 1H3 का नाम क्या है, ट्राइटियम। अब देखिए तीनों का, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ये जो एक 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 लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, परमाणु संख्या। और जो ऊपर में है इसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। ये जो नीचे में है इसका नाम क्या है, परमाणु संख्या। और जो ये ऊपर में है उसका नाम क्या है, परमाणु द्रव्यमान। अब गौर करो, समस्थानिक मतलब जिनका परमाणु संख्या समान हो। देखिए आप, परमाणु संख्या क्या है, तीनों का एक एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान एगो का एक है, एक का दो है, एक का तीन है। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो कौन है, प्रोटियम। क्या बताए थे, यही एक ऐसा प्राणी है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते, वो सिंपल फंडा है। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो ना तो आप क्या करो, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दो, क्या मिल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन। देखो ना, एक में से एक गया 0 न्यूट्रॉन, दो में से एक गया 1 न्यूट्रॉन, तीन में से एक गया 2 न्यूट्रॉन। सही है, तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन नहीं है और दोनों में न्यूट्रॉन है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। ठीक, सूरज में जो दूसरा सबसे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि सूरज में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस इनमें से कौन है। दूसरा, पहला कौन है, हाइड्रोजन। दूसरा 24% लेकर के कौन था, हीलियम। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कभी ऐसा फंसाने के लिए पूछ दे कि सूरज में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस का नाम बताइए, तो किस ऑप्शन में टिक करेंगे, हीलियम में। सूरज में पहला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस का नाम बताइए, तो क्या है, हाइड्रोजन है। कितना, 74%। हीलियम कितना, 24%। जरा सा हीलियम के पास आते हैं। हीलियम, इसका ये संकेत सिंबल क्या है, हीलियम, He। इसका परमाणु संख्या 2, इसका परमाणु द्रव्यमान 4। गौर से समझिएगा, ये क्यों लिखे हैं, इसका कारण है। इसका नाम है हीलियम, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। अगर आपको नीचे नहीं दिखा हो तो आप सुन के लिखेंगे, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4, नाम क्या है, हीलियम। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो हीलियम है, ये इसका नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या है, अक्रिय गैस, मतलब ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ये फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जा सकता है। तीसरी बात, ये एटॉमिक अवस्था में मतलब परमाणविक अवस्था में, देखिए ना यहाँ पे कहीं कहीं देखेंगे हम H2 लिखते हैं, लेकिन He2 नहीं लिखते हैं, केवल He लिखा गया है। अर्थात He का मतलब हीलियम का एक परमाणु भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, वो अनस्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब गौर करेंगे सर, आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे 1H2 है, ड्यूटेरियम है, तो कितना 1H2 मिल करके एक हीलियम बनाएगा, देखेंगे। तो परमाणु संख्या 2 होना है, तो एक तो है, ये है, एगो और मिल जाए तो 2 बना लेगा। मतलब अगर परमाणु द्रव्यमान इसका 2 है, एगो और मिल जाए 2 2 4 बना देगा। मतलब हीलियम बनाने के लिए कितने ड्यूटेरियम चाहिए, 2 ड्यूटेरियम चाहिए। या प्रोटियम को हीलियम बनाने के लिए क्या गो चाहिए, 4 गो चाहिए। देखिए ना, 4 नहीं 2 गो चाहिए, तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, एक और ऐसा हीलियम दे देंगे। तो क्या हुआ, अगर ड्यूटेरियम से हीलियम बनानी हो तो कितने ड्यूटेरियम चाहिए, 2 ड्यूटेरियम चाहिए। इसका मतलब है पहले आपको ये समझना है कि ड्यूटेरियम छोटा है या हीलियम छोटा है। पहले आपको ये समझना है ड्यूटेरियम छोटा है कि हीलियम छोटा है। तो आपने अभी देखा कि सर ड्यूटेरियम जब मिलता है तब हीलियम बनता है, ड्यूटेरियम जब मिलता है तब हीलियम बनता है। इसका मतलब 2 ड्यूटेरियम के मिलने से एक हीलियम बनेगा। तो हम लोग सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि सर ड्यूटेरियम का जो नाभिक है वो छोटा है और हीलियम का जो नाभिक है वो बड़ा है। 2 पत्थर मिलकर के एक पत्थर बना, इसका मतलब बाद में जो बना ये पत्थर बड़े आकार का है और ये पत्थर छोटे आकार का है। इसका मतलब ये जो है ये छोटा नाभिक है और ये जो है एक बड़ा नाभिक है। ठीक है, 2 छोटा नाभिक है और ये 2 बड़ा नाभिक है। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक हो, जैसे हम लोग वेल्डिंग करवाने जाते हैं, तो क्या करता है, एक आपको इलेक्ट्रोड ले लिया, एक रॉड ले लेता है, उसको मशीन में लगा दिया और जहाँ पे वेल्डिंग करना है वहाँ पे सटा दिया और वहाँ पे आग बना।
वो आग क्या करेगा, दोनों लोहा को पिघला के चिपका देगा। इसका मतलब है अगर कहीं पे टेम्परेचर बहुत अधिक है तो वहाँ पे दो रॉड को आसानी से जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार यदि कहीं पे टेम्परेचर बहुत अधिक है, सर बहुत अधिक है, लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस था, बहुत अधिक है, अति है, तो अगर बहुत अधिक हो तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम मिल करके, टेम्परेचर तो बहुत अधिक है, दो ड्यूटेरियम मिल करके क्या बना देगा, एक हीलियम बना देगा। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको बोलते, कौन मिला है, नाभिक मिला है, किसका नाभिक, ड्यूटेरियम का। दो गो ड्यूटेरियम का नाभिक मिल करके एक हीलियम का नाभिक बनाएगा। इसका मतलब है कि ये दो नाभिक मिल करके एक नाभिक बना, मतलब ये नाभिक मिल रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो नाभिक के मिलने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। अगला हॉटेस्ट ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आप। अगला हॉटेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि सूर्य के कोर में, मतलब सूर्य के अंदर में, सूर्य के नाभिक में कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन। तो अगला कहानी है सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन, बहुत इंपॉर्टेंट, संलयन की अभिक्रिया होती है, की अभिक्रिया होती है। क्या बोले, सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सूर्य में होने वाली इनमें से कौन अभिक्रिया शामिल है, तो कौन सा अभिक्रिया शामिल है, नाभिकीय संलयन। एक और प्रोसेस होता है नाभिक में, नाभिकीय विखंडन। जैसे ऐसे जो नाभिक टूटता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो सक्रिय नाभिक। जैसे आपका थोरियम है, जैसे आपका प्लेटिनम है, जैसे आपका यूरेनियम है, तो ये सभी जो न्यूक्लियस है ये सभी टूटता है, स्वतः टूटता है, तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो उसकी बात थोड़ा सा लेट से करेंगे, वो एनर्जी में। तो नाभिकीय संलयन, तो उस प्रोसेस को अगर टूटेगा तो बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बॉम्ब, हम लोग सुने हैं कि बॉम्ब के बारे में, तो बॉम्ब दो प्रकार का, एक है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कौन सा हो गया, नाभिकीय संलयन। सूर्य के कोर में, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, यूरेनियम किसके द्वारा टूटता है, तो नाभिकीय विखंडन। तो ये क्या है, नाभिकीय। अब नाभिकीय संलयन कैसे होता है वो समझिए, नाभिकीय संलयन कैसे होता है। हम लोग क्या बोले, एक 1H2 कौन है, ये आप पहचानते हैं, नाम बताइए, ड्यूटेरियम, प्लस एक और 1H2 मिल गया, 1 2 2 2 4, ये बन गया। तो ये कितना हो गया, ये 2 और 4 कौन है, ये है आपका हीलियम। क्या देखे, 1 1 2 2 2 4, यहाँ समझना है, ये जो हम लिखे हैं ये 100% सही नहीं है, यहीं पे समझना है। ये बचपन का मैथ है, लेकिन अभी का फिजिक्स जो आप बताए थे कि आप जिस चौराहा पे खड़े हो यहीं से इंजीनियरिंग निकल रहा था, पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे, मोटिवेशनल लेक्चर में, यहीं से CA निकल रहा था, यहीं से UPSC निकल रहा था, यहीं से डॉक्टरी निकल रहा था, यहीं से हर एक रास्ता यहीं से निकलता है। तो यहाँ पे